परिणाम पूरी तरीके से अब आ चुके हैं। जद्दोजहद सुबह से ही किस तरीके से जारी थी और अब तस्वीर लगभग पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर है। और डिंपल यादव की बात करें, मैनपुरी से ऐतिहासिक जीत दर्ज की 2,88,461 और तभी कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत, एक बम्पर जीत। इस पर भी हम अपने दर्शकों को लगातार फिलहाल अपडेट दिखाएंगे। और रामपुर की बात करें तो रामपुर से भी सब जिस तरीके से जो जीत परिणाम आए, तो कुल मिलाकर के आज जीत को लेकर के जो परिणाम है उस पर बात करेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रजनीकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी के स्टूडियो से। बहुत बहुत स्वागत है रजनीकांत जी। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। अनूप सांडा जी हैं, प्रवक्ता सपा के। अनूप सांडा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और खास मेहमान हमारे साथ अंबिका चौधरी जी हैं, पूर्व मंत्री सपा। अंबिका जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले जीत को लेकर के बहुत बहुत बधाई। और किसकी जीत, किस तरीके से, संगठन की जीत या फिर प्रशासन की हार? जरा सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा अंबिका जी। जी आपने मुझसे कहा है। अंबिका जी आपसे ही कहा है और आपको ही जीत की बधाई भी दी है। जी मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सारी बधाइयाँ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और मैनपुरी की जनता को, समाजवादी पार्टी के हर साथी को और हमारे नेतृत्व को, माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय शिवपाल सिंह जी को, सबको बहुत 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 बधाइयाँ। और लोकतंत्र की इस परंपरा को बहुत बधाई जिसने आज ये उत्सव लोगों के सामने रखने का काम किया है। नेताजी के जाने के बाद उनकी श्रद्धांजलि के रूप में इतनी जल्दी चुनाव जो हो गया और उसमें मैनपुरी की जनता ने जिस प्रकार सचमुच अपने रिश्ते को जिस प्रकार से प्रकट किया है, ये स्पष्ट करता है कि नेताजी का रास्ता ऐसा है जो रास्ता आगे आने वाले दिनों में फिर उसी तरीके की तस्वीर दोबारा से प्रस्तुत करने में कामयाब होगा जिसकी लोगों को अपेक्षा है। और समाजवादी रास्ते पर इस उत्तर प्रदेश को आगे आने वाले दिनों में हम चलता हुआ देखेंगे। इस परिणाम ने ये स्पष्ट कर दिया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जो दूसरे अवरोध जो भी खड़े करने की कोशिशें की गई, हम समाजवादी लोग उन अवरोधों को पार करना जानते हैं, ये इस चुनाव ने साबित किया है। और अहंकार जिस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा था, आज मैं उनकी ओर बहुत ज़्यादा इशारा नहीं करना चाहता, लेकिन ये समय है, मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि अहंकार निश्चित रूप से पराजय की ओर ले जाता है। और जो लोग अहंकार में डूबे हुए थे उनको आईना दिखाने का काम मैनपुरी की जनता ने और समाजवादी पार्टी के साथियों ने किया है। जी बिल्कुल। अगर मैं 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात करूं अंबिका जी, मेरा एक बीजेपी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट को लेकर के एक सवाल है। मैं थोड़ा सा आगे की बात कर रहा हूं। उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया था कि यूपी के उपचुनाव के परिणाम भविष्य के लिए निर्णायक संदेश देने वाले होंगे। तो अब ये क्या संदेशा देने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की तरफ से, और क्या इसका मैसेज जा रहा है जनता के बीच? देखिए, अगले 3 महीने में चुनावी वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। और चुनावी वर्ष जब प्रारंभ हो जाता है, जब अगला मतदान होता है, उसके 1 साल पहले की स्थिति होती है कि जो माहौल होता है उसी माहौल के हिसाब से बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं। और निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है, चाहे केशव मौर्य जी कहें या न कहें, ये संकेतक है इस बात का कि जनता का मिजाज क्या है, आने वाले दिनों में उसके फैसले की दिशा क्या है, ये इससे स्पष्ट होता है। और मैनपुरी के इस फैसले ने, क्योंकि ऐसा है कि कोई मार्जिन पर छोटे थोड़े वोट से हुआ दुर्घटना बस कोई निर्णय ही नहीं है। ये ऐसा फैसला है जो बहुत दूर तक इसकी गूंज सुनाई देगी। और ये फैसला बिल्कुल सीधे सीधे इस बात का संकेत है कि 2024 में हम एकजुट होकर के और लोकतांत्रिक ताकतों के साथ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में कामयाब होंगे। और ये मिथ खत्म हो जाएगा, जो भ्रम एक फैला हुआ है और कई तरीके के प्रपंच से ये भ्रम बनाने का प्रयास किया गया है। उसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा आज के दिन की उसमें किसका क्या रोल है। लेकिन ये सभी प्रपंच टूट जाएंगे और 2024 में उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। और इसका लखनऊ से ही होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है। जी
बिल्कुल, आप शुभकामनाएं। साथ ही एक सवाल पर जरा आपकी टिप्पणी और चाहूंगा। शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया कि मुट्ठी अब बंध चुकी है और 2027 तक पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे। तो अब ये भी एक बड़ी चुनौती है कि अब पूरी तरीके से एक्टिव रहना है, साथ रहना है, संगठन को मजबूत करना है, 2024 को भी अचीव करना है और उससे पहले निकाय चुनाव भी है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि नौजवान जब मुट्ठी बांध करके निकलेगा तो बदलाव होगा, और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, उनका कितना आभार व्यक्त करें, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। लेकिन उन्होंने ये आह्वान किया है तो ये तो टेस्टेड लीडरशिप है। कई बार उनकी संघर्ष क्षमता को देखा है इस प्रदेश ने, और उन्होंने मुट्ठी बांधने की बात कही है। तो अब समाजवादी पार्टी का हर एक छोटा बड़ा साथी मुट्ठी बांध करके 2024 फतह करने के लिए संकल्पबद्ध है। चलिए, नेताजी को आज यही एक सच्ची श्रद्धांजलि एक समर्पित की है जनता ने। आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए अंबिका चौधरी जी। तो अंबिका चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल बाकी के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं ज़रा एक बार अनूप संडा जी के पास आ रहा हूं। अनूप जी, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा जीत के लिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। एक चूक कहाँ पे हो गई एक सीट पर, रामपुर में? देखिए, रामपुर में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है सत्ता ने। अभी मेरे पास रास्ते में किसी मित्र ने आंकड़ा भेजा कि 10% से ज़्यादा बूथ रामपुर में ऐसे थे जहां मतदान 100 से भी कम हुआ है। जी जी। और तमाम ऐसे वीडियो, तमाम ऐसे प्रमाण मतदान के दिन के आए हैं कि जिस दिन प्रशासन ने पूरे तौर पर समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाताओं को हतोत्साहित करने का, खदेड़ने का, वोट डालने से रोकने तक का प्रयास किया है। यहां तक कि लोगों के हाथ से पर्चियां लेकर के फाड़ दी गई जी। इसके बावजूद सत्ता 21वें राउंड तक पीछे थी जी। और 21वें राउंड के बाद तो हमको समझ नहीं आता कि कैसा चमत्कार हुआ है जी कि जो आदमी 21वें राउंड में 1400 वोट से हार रहा था, वो अगले 12 राउंड में 33,000 वोट से जीत गया। तो भाई, इसके ऊपर तो प्रभु श्री राम की ही कृपा उनके ऊपर। चलिए, किसकी कृपा या किसके कोई ऊपर रही, एक बार मैं फिर आऊंगा जरा और तमाम सारे मेहमानों के पास। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, एक बार स्वागत करना चाहूंगा। और इस जीत हार के बीच जो नतीजे आए हैं फिलहाल, उन पर सबसे पहले जरा आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा समय मुझे दे दीजिए सर। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। चौधरी जी ने भी कुछ कहा, सांडा जी ने भी कुछ कहा, उसका थोड़ा मुझे जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता के फैसले को प्रणाम करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं। जनता ने मुझे हमें जो जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको सिरोधार्य करती है। जहां हमारी कोई कमी मैनपुरी में रह गई और खतौली में रह गई, उस पर हम आत्मविश्लेषण करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और आने वाले चुनाव में इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हम दूसरों की तरह कोई आरोप नहीं लगाएंगे, हम जनता के फैसले को मानेंगे। एक चीज, अभी सांडा साहब ने कहा कि जी साहब, रामपुर में लोकतंत्र की हत्या हो। अच्छा, रामपुर में लोकतंत्र की हत्या हो गई, खतौली और मैनपुरी में लोकतंत्र जीत गया। मतलब ये जहां जहां जीतते जाए वहां वहां लोकतंत्र जिंदा है, और जहां जहां ये चुनाव हार जाए वहां लोकतंत्र खत्म हो जाए। ये इनकी ये अवधारणा है लोकतंत्र को लेकर, बड़ी संकुचित अवधारणा है लोकतंत्र को लेकर। और मुझे बस इतना ही कहना है कि जब ये जीत जाते हैं तो कहते हैं कि जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। जी, ये इनका नारा है, जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। अभी मैंने सुना उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व सरकार के पूर्व मंत्री रहे अंबिका चौधरी जी कह रहे थे कि अहंकार को जनता ने आईना दिखाया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जनता ने, मैनपुरी की जनता ने अहंकार को आईना दिखाया है। इसके अहंकार, शहजादे के अहंकार, वही शहजादे जो आजमगढ़ नहीं गए चुनाव में, जो रामपुर नहीं गए, जो उपचुनाव में प्रचार करना अपनी बेइज्जती समझते थे। उन्हें लगता था कि मैं इतना बड़ा नेता हूं जिन्हें उपचुनाव में कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के अहंकार को जनता ने इस बार तोड़ा है और उनको अपने बीच में लाकर के छोड़ा है और उनको गली गली घूमने के लिए मजबूर किया। ये निश्चित रूप से
बहुत अच्छी बात है। और जहां तक मैनपुरी का सवाल है, तो निश्चित रूप से ये जीत जो है वो नेताजी के प्रति एक श्रद्धांजलि थी मैनपुरी की जनता की, क्योंकि नेताजी का कद इस देश में, इस प्रदेश में बहुत बड़ा था। बिल्कुल, और इस जीत के कई मायने हैं, और ये जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन ये जो उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं अपने पीछे तमाम सारे सवाल भी छोड़ गए। मैं आऊंगा अनूप सांडा जी के पास, लेकिन सबसे पहले मैं जरा रजनीकांत मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। रजनीकांत जी, जिस तरीके से प्रत्याशी को लेकर के, मदन भैया को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो ये बाहरी हैं, लेकिन वो जनता के बीच और किसानों से जुड़े मुद्दे लेकर के जनता के बीच गए और परिणाम भी सामने आया। इससे भी एक मैसेज गया कहीं ना कहीं। रजनीकांत जी देखिए, खतौली का चुनाव हम पिछली बार जीत गए, हम 6 बार खतौली में विधायक रहे। मदन भैया को हमने टिकट दिया और उसके बाद इतने सवाल उठने लगे कि मतलब बाहर से ले आए, कहाँ से ले आए, कैसे लड़ाए। अरे हमारी स्ट्रेटजी थी, हमको लड़ाना था मैंने। और मैं तो नहीं जानता कि पूरे चुनाव में किसी ने जितने मुद्दे किसानों के मदन भैया ने उठाए, हम तो मुद्दों पे चुनाव लड़े। हमने कभी किसी जाति, धर्म, वर्ग और इस तरह की कोई बात नहीं की। मैंने एक दिन में 18-18, 20-20 नुक्कड़ सभाओं में जनता के बीच डोर डोर में गया, और उसमें जो है मदन भैया ने कौन सी ऐसी समस्या थी जिस पे हमने चर्चा नहीं की, चाहे वो खतौली के विकास की हो, चाहे भुगतान की हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स की हो, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हम जनता के बीच में नहीं रखे। हमें जनता का आशीर्वाद मिला, और मैं खतौली के जनता को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बाकी जहाँ तक अभी लोकतंत्र की हत्या की बात पर बात हो रही थी, तो लोकतंत्र की हत्या की कोशिश तो हुई, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिए, मेरे क्षेत्र में भी वहाँ प्रशासन ने हमारे वोटरों को रोकने का काम किया कि आप आधार कार्ड से वोट नहीं दे सकते, आप इस आईडी से वोट नहीं दे सकते, आप इससे नहीं, बल्कि उसमें एक अफसर इनका हटाया भी गया। शासन के एक अफसर पे कार्रवाई हुई, वो हटाया गया। तो ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हुई, कोशिश हुई, वो रामपुर में कुछ ज़्यादा ही हो गई, लेकिन कोशिश तो हर जगह हुई। इसको झुठलाया नहीं जा सकता। और मैं तो अपने मित्र से कहूंगा कि इस पर ध्यान देना चाहिए। ये प्रश्न सरकार से है और चुनाव आयोग से भी है जी, ऐसा क्यों कि ये कुछ बूथों पे 100 से कम वोट, ये चुनाव आयोग और ये शासन क्या कर रहा है? इनकी भी जिम्मेदारी है वोटरों को निकालना शासन पर और भी वोट कहीं ना देना। कहीं सवाल उठे। लेकिन इस बीच अगर मैं थोड़ी सी आज, क्योंकि नतीजे आए हैं, अब हम थोड़ा सा आगे की बात करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है, और कुल मिलाकर के अब जीते हुए प्रत्याशी जनता के सेवक बनकर के जनसेवक के रूप में काम करें, ये कहीं ना कहीं संदेशा जाना चाहिए, और यही एक परिणति होनी चाहिए। दिलीप यशवर्धन जी, आपका एक बार स्वागत करना चाहूंगा। राजनीतिक दलों की आपने बात सुन ली, अब ये उपचुनाव के आज नतीजे आ गए, तमाम सारी जद्दोजहद के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच, अब तस्वीर पूरी तरीके से सामने, बस एक औपचारिक ऐलान एक तरीके से होना बाकी था। लेकिन ये उपचुनाव अपने पीछे कहीं ना कहीं तमाम सारे सवाल छोड़ गया, चाहे वो प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर के हो, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के हो, और जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए वो काम सरकार ने किया, ये संदेशा गया था। ये सवाल उठ रहे थे कहीं ना कहीं। इन सारे जवाबों का, सारे सवालों का आपसे मैं जरा जवाब चाहूंगा। आलोक जी, प्रशासन कहाँ पर फेल रहा, क्या काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था, उसने किया या नहीं किया, ये बातें राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आएंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं उसका जो राजनीतिक चश्मा है वो देख करके आपको अपनी बात रखूंगा कि ये जो 3 बाईपोल्स के रिजल्ट आए हैं ये एक्सपेक्टेड थे। आप अगर पुरानी डिबेट्स को संज्ञान लेंगे तो मैंने ये कहा था कि जो मैनपुरी की सीट है वहाँ बीजेपी चाहे जितने घोड़े खोल दे, मैनपुरी की सीट बीजेपी नहीं जीतने वाली है। खतौली में भी पूरी उम्मीद थी कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, और रामपुर में था कि जीत मिलेगी। रामपुर में जीत के कई मायने थे। पहला तो आजम खान का जो पॉलिटिकल ग्राफ है, जो उनकी सक्सेस का ग्राफ है, जो उनकी इमेज का ग्राफ है, वो लगातार तमाम कारणों से गिरता जा रहा था, और वहाँ जो उनके सपोर्टर्स थे वो भी इनके खिलाफ किसी ना किसी कारण से होते जा रहे थे। प्लस उसको और ज़्यादा मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण कर रही थी। अब इस येन केन प्रकारेण में आपके सारे सवालों का जवाब है कि वहाँ पर ये रामपुर में आजम खान को नहीं जीतने देना चाहते थे, और अगर रामपुर से अगर आजम खान जीत जाते तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी हार होती। मैनपुरी की सीट इनके लिए जीतना नामुमकिन था, वो प्रत्याशित था, और वो रिजल्ट में कन्वर्ट होकर आज आपके सामने आ गया है। प्रशासन ने जो कमियां करी उसमें ये अब इनके पास कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन ये कोर्ट पर अगर जाना चाहेंगे तो किस आधार पर जाएंगे?
क्योंकि कोर्ट हमेशा सबूतों पर काम करता है। आप ये कहते हैं कि भाई प्रशासन ने लोगों को वोट नहीं डालने दिया, तो वो लोग सामने निकल कर के आए कि भाई मुझे पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया या मुझे इलेक्शन कमीशन के लोगों ने वोट नहीं डालने दिया। खैर, ये सब जो इल्ज़ाम होते हैं ये हमेशा इलेक्शन में लगते हैं। जब भी जो पार्टी हारती है वो कोई ना कोई आधार इन बातों का देती है, ऑल्दो इन बातों में सच्चाई भी होती है, लेकिन ये सच्चाई अभी तक किसी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई और आगे भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े रखे जाते हैं कि उन पर कंट्रोवर्सी बनी रहे। अगर वो सेटल हो जाएंगे तो राजनीति के रास्ते खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा। इसमें इस सवाल में भी बड़ी दूरदर्शिता है। मैं एक बार फिर से बीजेपी के पास आऊंगा। आनंद जी, मेरा एक सवाल का जवाब है भाई केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट को लेकर के। आज सुबह का एक ट्वीट कि यूपी के उपचुनाव के परिणाम भविष्य के लिए निर्णायक संदेश देने वाले होंगे। तो अब क्या संदेशा जा रहा है इससे? बस आपसे यही समझूंगा जरा। नहीं, देखिए, हर एक चुनाव जो है वो अपने आप में जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए एक संदेश होता है और हर चुनाव से एक बात निकलती है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव होते हैं उनके कोई न कोई मायने होते हैं और इस चुनाव से जो मायने निकले हैं ये है कि हमें और मेहनत करनी है, हमें जनता के बीच और अपनी पकड़ बनानी है, विपक्ष को भी सही तरीके से काम करना है अगर उसे राजनीति में टिके रहना है। तो इस तरह के संदेश जो है वो लोग चुनावों से निकलते रहते, एक विषय। दूसरा, अभी ये सरकारी मशीनरी और इस तरह की जो बात, देखिए, अगर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना होता तो ये खतौली जीत गए होते क्या, ये रामपुर जीत गए होते क्या? और ये छोड़िए, हम तो गोरखपुर भी हार गए थे एक बार और एक बार फूलपुर भी हारे थे। उस समय क्या हम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, स्वच्छता के साथ चुनाव लड़ती है। ये तो समाजवादी पार्टी के सरकारों में हुआ करता था कि बूथ लूट लेना और गुंडागर्दी करके, अपहरण करके जो है नामांकन नहीं करने था। इस तरह की परंपरा जो है सदैव से समाजवादी पार्टी की रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पर, अपनी नीतियों पर, अपने मूल्यों पर और अपने किए गए कार्यों पर चुनाव लड़ती है, चाहे सफलता मिले या असफलता मिले। बिल्कुल, बीजेपी जब शुचिता की बात करती है तो अनूप सांडा जी, फिर क्यों इतने आरोप लग रहे हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने के? सवाल का जवाब जरा आपसे ही चाहेंगे अनूप सांडा जी। आलोक भाई, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, एक प्रश्न और। हाँ, एक प्रश्न और। जी। क्या ये विरोध जताते हुए, ईवीएम पर सवाल उठाते हुए मैनपुरी और खतौली में जो इन्होंने जीत हासिल की है इसको खारिज करते हैं? जी, चलिए अब आपके सवाल के जवाब जल्दी से ले लेते हैं। अनूप जी से ले लेते हैं। अनूप जी, अब इस सवाल का जवाब देखिए, ये खुद आनंद जी ने पूछा सवाल, मेरा नहीं है, एंकर का सवाल नहीं है जी। अब तमाम सारे सवालों का जवाब जी। सवाल के जवाब में भी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। इन्हीं के एक प्रवक्ता ने एक सम्मानित चैनल पे डिबेट में मुझसे ही कहा था कि उपचुनाव में तीनों गुंडे चुनाव हार जाएंगे। तो क्या जो गुंडे दो मैनपुरी और खतौली में हारे हैं, क्या उनको गुंडा मान रहे हैं अपने प्रत्याशी? और ये चुनाव सत्ता के अहंकार पर जनता का करारा तमाचा है। और मुझे बड़ी हंसी भी आती है और बड़ा आनंद भी आता है जब भाजपा के लोग हमारी पार्टी के अंदर की बात करते हैं। ये वो मोहल्ले की उन बूढ़ी चाचियों के तरीके से लगते हैं जिनका कान इस बात पे ज़्यादा रहते हैं कि पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, देवरानी जेठानी में क्या झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में क्या झगड़ा हो रहा है। यही स्थिति भाजपा के प्रवक्ताओं की हो गई है। ये हमारी पार्टी में कौन निकला कौन नहीं निकला इस पे ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब सवाल ईवीएम का, मैंने पूरे अभी तक की चर्चा में क्या ईवीएम शब्द का इस्तेमाल किया आलोक जी? मैंने मतदान के प्रतिशत की बात कही, मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका आनंद जी, मैंने आपको नहीं टोका। ईवीएम शब्द का मैंने इस्तेमाल किया क्या? मैंने मतदान के प्रतिशत की बात की, मैंने मतदाताओं को भयभीत और हतोत्साहित करने की बात की, मैंने आपकी भाषा की बात की। आपके इसी सम्मानित चैनल पर एक डिबेट में भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा था कि शिष्टाचार कमजोरी की निशानी है, शिष्टाचार की बात कमजोर लोग करते हैं। तो अभी जब आप हाथ जोड़ करके जनता के फैसले को स्वीकार करने का शिष्टाचार दिखा रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कमजोरी महसूस कर रहे हैं ये बनावटी शिष्टाचार है। तो भाजपा ने, हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोक राज लोकलाज से चलता है, यानी लोकतंत्र में सत्ता को जनता के मन में अपनी छवि क्या बन रही है उसकी अगर परवाह नहीं होगी। इन्होंने तो बेशर्मी की सारी इंतहा पार कर दी। और अभी आज उप मुख्यमंत्री जी की आप बात कर रहे थे, उन्होंने तो तमाम उसके पहले भी बड़े भयंकर बयान दिए थे
वो पता नहीं गुंडे हार जाएंगे और गुंडे आ जाएंगे। चलिए, और क्या लेकिन क्या मैं करें। अपनी डिबेट में खास करके एज बिंग जर्नलिस्ट मैं अपनी डिबेट में मर्यादा बनाए रखता हूं। मैं अपशब्दों का इस्तेमाल ना खुद करता हूं, ना मैं मेहमानों से भी ऐसी उम्मीद करता हूं। तो इसलिए मेरी डिबेट की बात करिए, किसी और डिबेट में किसी ने क्या कहा होगा ये मुद्दा नहीं है। और मैं एक स्वस्थ बहस करता हूं चीजें किस तरीके से, क्योंकि लोकतंत्र को लेकर के और चुनाव आयोग की गरिमा को लेकर के सवाल उठे, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैं एक बार आनंद दुबे जी आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से जवाब लूंगा जी। देखिए, इन्होंने कहा कि वोटिंग प्रतिशत कम हो गया और इस वजह से लोकतंत्र की इनके जो नेता कह रहे थे, ऐसा नहीं है। देखिए, लगातार रामपुर में आजम खान साहब के अत्याचारों की वजह से, अन्यायों की वजह से जनता में उनके प्रति काफी रोष रहा। और आप देखिएगा 2022 के जो 19 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार हर चुनाव में वहां मत प्रतिशत गिरा। और ऐसा नहीं है, मैं आपको डेटा बता देता हूं, 1991 में मुलायम सिंह जी की ही मुख्यमंत्री हुआ करते तो कादीपुर में 6% वोट हुआ था, 6%। और छोड़ दीजिए, जगदीशपुर में 1977 में 18% वोट। ऐसे मेरे पास लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश में, जहां 12%, 13%, 14% वोट पड़े हैं। उस समय कहीं लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। अरे अगर ठीक है, वोट प्रतिशत कम होना निराशाजनक है। हम भारतीय जनता पार्टी ये खुद मानती है कि वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामने आके वोट देना चाहिए। लेकिन आपके लोगों द्वारा जो अत्याचार किए गए, अन्याय किए गए, और लंबे समय तक आप लोग रामपुर में जनता को डरा के, धमका के, आतंकित करके वोट लेते रहे। लेकिन रामपुर की जनता ने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस बात को महसूस किया। अब मुझे लगता है कि अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चला था। जब अगर समाजवादी पार्टी का सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ। अरे लोक लाज तब कहां चली जाती है जब एक ही परिवार के 35 लोग जो है वो विधायक। ठीक है, अब जनता ने उसका जवाब दे दिया ना। अब हम क्यों नहीं हम विकास की बात करते हैं। जल्दी से सुनिए, देखिए हमें और भी हमें कुछ तथ्यपूर्ण डिबेट करनी है जी। नहीं दिलीप जी, इस सवाल का जवाब जरा मैं सुनिए, आनंद जी और अनूप जी सुनेंगे जरा। दिलीप जी, एक सवाल का जवाब, क्योंकि मैं बराबर स्वस्थ बहस कर रहा हूं लगातार। जब आरोप प्रत्यारोप के बाद तमाम सारे आरोप लगते हैं, इस बीच समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन कई बार चुनाव आयोग गया, किस तरीके से शिकायत भी की, उसने पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का आरोप लगाया। लेकिन यही काम तो बीजेपी वाले भी एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर गए, वहां पर मिलने गए, शिकायत करी उन्होंने, तो दोनों तरफ से गए फिर। और जब समाजवादी पार्टी अगर जाती है तो यह आरोप लगता है कि हार का डर पहले से सता रहा है। लेकिन अब तो यहाँ तो दोनों ही दल जा रहे हैं ना। नहीं, देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर वो कानून व्यवस्था की बात करती हैं, इस देश में जो प्रक्रिया, स्टैचुटरी प्रक्रियाएं इस्टेब्लिश करी गई हैं उसकी बात करती हैं, तो ये तो दोनों पार्टियों का हक है। आपको अगर लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसकी जो हायर अथॉरिटी है उसके पास जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन की नज़र में सत्ता और विपक्ष कोई चीज़ नहीं होती है, वो राजनीतिक पार्टियों की राजनीति से संबंधित जो भी दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसकी शिकायतें सुनती है। कहां पर गलत हो रहा है वहां पर सरकार एक तीसरा पक्ष हो जाता है। राजनीतिक पार्टी एक्स, राजनीतिक पार्टी वाई, और सरकार एक तीसरा पक्ष होता है कि जो भी शिकायतें होती हैं वो सरकार के प्रति होती हैं, वो किसी पार्टी के प्रति नहीं होती हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि प्रशासन गलत कर रहा है तो प्रशासन कोई पार्टी नहीं है, सरकार गलत कर रही है तो सरकार कोई पार्टी नहीं है। कानून की नज़र में सरकार एक आइडेंटिटी है, वो रिप्रेजेंट करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन आप जो शिकायत करते हैं वो सरकार के खिलाफ करते हैं कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। और जो इलेक्शन कमीशन है वो उसको देखती है, उसका संज्ञान लेती है कि कहां पर क्या गलती हो रही है और क्या उसकी रेमेडी होनी चाहिए। और ये शिकायत दोनों लोगों को करने का अधिकार है। देखिए आलोक जी, मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में एक जो पुरानी गजल है ना कि जब किसी से कोई गिला रखना तो सामने अपने आईना रखना। ये सामने अपने आईना रख करके कोई राजनीतिक पार्टी बात नहीं करती है। जो काम आज हम कर रहे हैं कोई कल दूसरा करता है। आज हम इल्जाम लगाते हैं, कल दूसरा इल्जाम लगाता है। जब हम करते हैं तो हम उसको सही स्थापित करने की कोशिश नहीं। और दिलीप जी, यहाँ पर अगर उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यही सवाल आया कि जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए वो काम सरकार कर रही, विपक्ष ने ये सीधे सीधे आरोप लगाया। इसलिए मेरा सवाल आपसे, यहाँ तो ये काम तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए ना कि क्या ऐसा है। और अगर सरकार ने ऐसा किया है तो जो विपक्षी पार्टी है, जो प्रताड़ित पार्टी है, वो चुनाव आयोग के पास इस बात का संज्ञान लेकर के जाए कि साहब ये काम आपका था लेकिन आपने नहीं किया, ये काम सरकार ने किया है। और अगर चुनाव आयोग नहीं सुनता है तो पिटीशन फाइल करिए आप कोर्ट के सामने
कोर्ट के पास ये बात लेकर के जाइए, क्योंकि मान लीजिए कि जो चुनाव आयोग है वो एक तरीके से सरकार से इन्फ्लुएंस है, लेकिन कोर्ट तो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती है। कोर्ट तो कानून और साक्ष्यों के आधार पर आपकी बात को या तो समर्थन देगी या उसको रिजेक्ट कर देगी। तो आपकी बात में अगर कानूनी रूप से दम है, एक होता है राजनीतिक बल और एक होता है कानूनी बल। राजनीतिक बल हमेशा रहता है, क्योंकि जब हम कोई बात कहते हैं तो हम पूरी कन्विक्शन के साथ कहते हैं साहब हमने जो कहा, हमने जो किया और सामने वाले ने जो किया वो गलत और हम सही हैं। लेकिन कोर्ट जो है वो आपके राजनीतिक कन्विक्शन को नहीं मानती है, वो साक्ष्यों को मानती है और कानूनी रूप से आप कितना सही है इस बात को मानती है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो डायरेक्शन दे देगी, सरकार को भी दे देगी और इलेक्शन कमीशन को भी दे देगी। जी चलिए रजनीकांत जी, कानूनी और राजनीतिक प्रक्रियाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन जरा हम प्रत्याशियों को लेकर के बात करें और सबसे बड़ी बात मुद्दों को लेकर के बात करें। मैं एक बार फिर आऊंगा कि मदन भैया कुल मिलाकर के इस आरोप प्रत्यारोप से कहीं ना कहीं अलग रहे और उनका जो पूरा जो झुकाव था, जो पूरा जो फोकस था, वो सारा का सारा किसानों की समस्याओं को लेकर के था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से अपने भाषण में बात की, उन्होंने एमएसपी को लेकर के बात की, उन्होंने खाद्य समस्या जो हो रही है, नहीं मिल रही किल्लत, उसको लेकर के बात करी कहीं ना कहीं। अब ये चीज, ये कंटिन्यूटी बनी रहे बस कहीं ना कहीं। नहीं देखिए, हाँ, राष्ट्रीय लोकदल हम तो किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते हैं। अगर कोई समस्या है तो निश्चित उसको हम संज्ञान में लेते हैं। हम जितने भी लोग हैं हम उसको संज्ञान में लेके सरकार को ज्ञापन देने का काम, उस पर बात उठाने का काम, उसके लिए आंदोलन करना होता तो आंदोलन करने का काम, ये लगातार करते रहते हैं। ये नहीं आज हम चुनाव में हैं तो इसलिए हमने उसको नहीं उठाया, हम हमेशा करते रहते हैं। जब मैं चुनाव हार गया था तब भी मैं इसको बंद नहीं किया और लगा रहा। देखिए, हमें खतौली में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका वोट हमें नहीं मिला। हमें खतौली में सारे वर्गों का वोट मिला है, क्योंकि हमने बात मुद्दों की किसानों की और किसान हर वर्ग का होता है और ये हमें उसका परिणाम मिला। हम पिछले चुनाव में सैनी जी 16,000 वोट से जीते थे, मुझे से जीते थे, मैं सेकेंड पोजीशन में था। 38 पॉइंट कुछ % वोट मुझे मिला था, 41 पर ये चुनाव जीते थे। इस बार हमें 22,000 वोट से मैं चुनाव जीता हूँ। तो निश्चित है कि मेरी रणनीति थी, मेरा वो था, मैंने मेहनत किया और मैंने मुद्दों को उठाया और मुद्दों की लड़ाई में लड़ता रहता हूँ। एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन एक तरीके से खत्म हो चुका था। मेरे नेता स्वर्गीय हो गए चौधरी साहब, उनका एक फोन किसान आंदोलन को जिंदा किया था कि आप घबराइए नहीं, मैं आ रहा हूँ, और उस पर हम किसान आंदोलन पुनः जिंदा। वहाँ के लोग हमको मानते हैं, ठीक है, कुछ परिस्थितियाँ अभी जब ये कहाँ चुनाव में जाते हैं, 2013 के दंगे की बात कर रहे थे, इनके प्रचार प्रसार में 2013 के दंगों की बात हो रही थी। ये दिक्कत है। देखिए, आप किसी चीजों को भूलने नहीं देते, आप भूलिए, आप मुद्दे पे आइए और स्वच्छ राजनीति पर आइए। ये जरूरी है लोकतंत्र के लिए, ये मेरा सुझाव भी है और मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते भी कह रहा हूँ। राजनीतिक दल का तो मैं प्रवक्ता हूँ, नेता हूँ, लेकिन इसके लिए कि हमको सबको एक स्वच्छ मानसिकता पे आने की जरूरत है, जिससे सब चीजें ठीक हो। आनंद जी, आपने भी सुना होगा किस तरीके से आरएलडी की तरफ से अब तमाम सारे देखिए सुझाव भी आने लगे। उन्होंने कहा हम मुद्दों पे फोकस रहे, भले ही चाहे बाहरी प्रत्याशी को लेकर के सवाल उठाए गए, लेकिन हम उनकी समस्याओं और समस्याओं के समाधान को लेकर के हमने पूरी तरीके से फोकस रखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो स्वच्छ राजनीति में बिल्कुल विश्वास रखती जी, और हमने किसानों के लिए या उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लिए जितना किया उतना किसने किया है? आप इनसे पूछिए ना कि इनके यहाँ रमाला में एक चीनी मिल थी, ये चौधरी चरण सिंह जी की वो भूमि है, और वो मिल जो है 31 वर्षों तक बंद रही, उस पर इन्होंने कभी आंदोलन क्यों नहीं किया? इन्हीं के सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है वो चीनी मिलों को बेचती रही। इनके कार्यकाल में 21 चीनी मिलें बंद हो गई। उन चीनी मिलों को खुलवाने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। उस समय इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। किसानों के नाम पर ये सिर्फ वोट लेने का काम इन लोगों ने जीवन भर किया, आंदोलन कभी नहीं किया। अब ये अलग विषय है कि खतौली में किन्हीं कारणों से हम हार गए हैं, तो अब ये उसको जो भी कहते हैं, लेकिन किसानों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। ये सिर्फ किसानों के नाम पर दिखावा करते रहे, वोट लेने का काम करते रहे। उत्तर प्रदेश में कभी भी लंबित
जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको लेकर इन्होंने आवाज नहीं उठाई, कभी गन्ना किसानों की समस्या को लेकर आवाज उठाने का काम नहीं किया, चीनी मिलें बिकती रही, बंद होती रही, कभी इन्होंने नहीं कराया। एक दिन चीनी मिलों और परिवेश पे डिबेट रख लीजिए, जिसमें हम आपको जवाब देंगे दुबे जी। नई चीनी मिल लगाने का काम किया, चीनी का उत्पादन बढ़ाने का काम किया, पेमेंट को रेगुलराइज करने का काम किया। एक दिन आलोक जी इस पे डिबेट रख लीजिए चीनी मिलों पर। क्योंकि हित की बात है, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें जल्दी से, क्योंकि किसानों के हितों की बात, उनके मुद्दों को लेकर के मैं चाहूंगा देश के नेता। आपने बसपा गवर्नमेंट की बात की, मैं बसपा के साथ गवर्नमेंट था, मैंने तुरंत मैंने उस पर लड़ाई लड़ी, मैंने बसपा गवर्नमेंट छोड़ा, तुरंत मैंने छोड़ दिया, मैंने रिजाइन कर दिया, मैं सरकार से बाहर आ गया। मैं और गवर्नमेंट की बात सुनिए नहीं, आपने जो बात की आप एकदम आपने कहा आपने लड़ाई कब लड़ी हमसे ज्यादा, आज मैं कह सकता हूँ मुझसे ज्यादा किसानों की लड़ाई कोई नहीं लड़ा। प्रवक्ता के रूप में जान रहा हूँ, आप आरएनडी की बात करिए, आप व्यक्तिगत बहुत बढ़िया, आप जो बोले हैं कि इन्होंने क्या किया जिनके साथ शासन में रहे, नहीं अभी आपने हमें इशारा किया कि हम जिसके साथ शासन में रहे हमने क्या किया। आपसे तात्पर्य पार्टी से था, हमारा पार्टी से तात्पर्य है, बिल्कुल समझिए, बिल्कुल हमने लड़ा। सुनिए, मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने चीनी चौधरी अजीत सिंह के हाथ में जब सत्ता आई, जब ताकत आया, उन्होंने कानून बनाए, चीनी मिलों की दूरी कम की। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सारी जगहों पे चीनी मिलें जो नजदीक लगी वहां के किसान खुशहाल हैं। सुनिए, पूर्वांचल में जब चीनी मिलें बेची जा रही थी तो चौधरी साहब ने ज्ञापन दिया कि चीनी मिलों को बेच के चीनी मिलें ही लगेंगी, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर भेजा जाएगा तो वहां पे चीनी मिलें लगाई जाएंगी। आप पहले इसकी जानकारी करिए, कभी इस पे डिबेट करेंगे जी, आपके साथ मैं बैठूंगा। बड़ी विडंबना है कि चर्चाएं कितनी किस कदर हो रही है, क्या डिबेट चल रही है, बात हम किसानों के हितों की कर रहे हैं, लेकिन वो लंबी लंबी कतारें भी खाद को लेकर के किल्लत किस तरीके से, वो तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। अनूप सांडा जी, जरा जी इस पर आपकी जरा टिप्पणी चाहेंगे जरा। तो खाद देख लीजिए, बिजली की दरें देख लीजिए, नहरों में पानी देख लीजिए, और ये किसान के हित की बात कर रहे हैं। इनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसान आंदोलन के किसानों पे गाड़ी चला दी, अभी तक जेल में है, और ये किसानों की हितैषी हो गए। हमको बता रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई किसान का हितैषी नहीं है। भाई इनकी तो मैंने कहा कि एक झूठ को 100 बार दोहरा करके सच बनाने की जितनी बड़ी कला इन हमारे भाजपा के मित्रों में है, ये कला का तो इनको प्रशिक्षण इनसे कुछ ले ले हम लोग, तब शायद बेहतर होगा। ये पता नहीं कहां से सीख कर आते हैं, इतना आत्मविश्वास नहीं। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के विकास की, भारतीय जनता पार्टी के कलई पूरी तरीके से खुल गई है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति पूरी तरीके से ठप हो गई है, बेरोजगारी की दर दूनी हो गई है, और इनके नेता चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों चाहे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हों, इनकी खिलाफ जो कोई आवाज उठाता है तो उसको देशद्रोही बताने से लेकर के, और जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा कि कोई भी आप बात कहिए, मुद्दा उठाएंगे तो कभी मुजफ्फरनगर पहुंच जाता है, कभी राम मंदिर पहुंच जाता है, और कभी पाकिस्तान पहुंच जाता है। तो ये मुद्दों की मदारीगिरी करने वाले लोग हैं, और इनकी मदारीगिरी का जवाब जनता ने इतना करारा तमाचा लगा करके दिया कि समझ नहीं पा रहा है। सवाल पूछे तो जल्दी से आनंद दुबे जी आपकी जरा आपका भी वर्जन ले लेते हैं। देखिए, जनता ने तो अभी 2022 बहुत दिन नहीं हुआ विधानसभा चुनाव में बता दिया कि उनका जनमत किसके पक्ष में है, और 9 महीने के अंदर आपको पटक भी दिया। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। और इन्होंने कहा पाकिस्तान की बात, अरे किसने पाकिस्तान चुनाव में लाया? अखिलेश यादव जी। जिन्ना का मुद्दा किसने बनाया? अखिलेश यादव जी। आलोक जी 1 मिनट मुझे दीजिएगा, चुनाव के समय आलोक जी 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आलोक जी 1 मिनट दीजिएगा, हमने तो नहीं कहा। आलोक जी 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आप ले आते हैं, जिन्ना भी आप ले आते हैं, इसका जवाब मुझे देना है। चलिए आप इसका जवाब दीजिएगा, आप इसका जवाब सोच करके रखिए, मैं आपसे जवाब लूंगा। मैं यहाँ पर चर्चा जारी रहेगी, मेहमान हमारे साथ बने हुए, और ब्रेक लूंगा, और ब्रेक के बाद जब सबसे पहले वापस आऊंगा तो अनूप सांडा जी के पास आएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है, फौरन हाजिर होते हैं।